अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलने का वक्त हो गया है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड का बड़ा अपडेट देने वाले हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ओमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायाब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। वो कल सीएम पद की शपथ लेंगे। खबर आ रही है कि करीब 12 बजे के आसपास। उधर झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों और उम्मीदवारों को लेकर क्या फॉर्मूला निकल रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं, जहां आज एक इतिहास रचा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आ रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री तो पहले भी बने, शपथ ग्रहण पहले भी हुआ, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली। पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, जो मुख्यमंत्री बनता था वो वहां के संविधान की शपथ लेता था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह रिवाज बदल गया है। आज ओमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान की शपथ ली। उन्होंने कहा कि वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। वैसे जम्मू कश्मीर में आज शपथ वाला कलेश भी है। ये चैप्टर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आप 370 हटने के बाद वाला बदलाव देखिए। Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. Take oath as Deputy Chief Minister for the Union Territory of JNK. जम्मू कश्मीर में शपथ को अगर ध्यान से देखें तो इसके पीछे कई राजनीतिक संदेश और आगे की चुनावी रणनीति छिपी है। इसे समझने के लिए आपको ओमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल को जान लेना चाहिए। Omar Abdullah, जम्मू कश्मीर में सीएम समेत कुल 6 मंत्री हैं। इनमें 4 मुस्लिम हैं और 2 हिंदू हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर करीब 30 कैंडिडेट्स खड़े किए थे हिंदू और सिख समुदाय के। उनमें से 2 ही जीते हैं और 2 हिंदू हैं। यहां पर अगर क्षेत्रवार देखें तो कश्मीर से मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री हैं, जबकि जम्मू से डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री हैं। यानी कैबिनेट में जम्मू और कश्मीर के बीच 50-50 का बंटवारा हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। अब आपके मन में यहां पर 2 सवाल उठने लाजमी है। पहला, ओमर अब्दुल्ला ने हिंदू चेहरों को अपनी कैबिनेट में जगह क्यों दी है? दूसरा, 7 चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई? चलिए अब इसे डिकोड करते हैं, देखते हैं। ओमर अब्दुल्ला खुद घाटी से जीते हैं, उनके पास सरकार की कमान है। ऐसे हिंदू बेल्ट जम्मू को बैलेंस करने के लिए सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया। सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को नौशेरा से हराया। ये वो सुरेंद्र चौधरी हैं जो बीच में कुछ समय के लिए बीजेपी में भी थे। हालांकि ये खुद एक बार हार चुके हैं रविंद्र रैना से, फिर पीडीपी गए, फिर उसके बाद बीजेपी में आए और अब फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए। यानी मुस्लिम सीएम और हिंदू डिप्टी सीएम, इसमें क्षेत्रीय संतुलन के साथ धार्मिक संतुलन भी दिख रहा है। बाकी मंत्रियों के नाम देखें तो छंब के निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिली है। यह विधानसभा सीट भी जम्मू जिले में आती है, जहां की 11 सीटों में 10 बीजेपी ने जीती हैं। राफियाबाद से पहली बार चुनाव जीते अहमद डार को मंत्री बनाया गया है। मेंढर से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले जावेद राणा पहली बार मंत्री बने हैं, महिला प्रतिनिधि के रूप में। डियस्पोरा से विधायक सकीना इट्टू को मंत्री बनने का मौका मिला है। कुल मिलाकर अब्दुल्ला ने अपनी टीम में धर्म और क्षेत्र दोनों के समीकरणों को बारीकी से ध्यान दिया। अब उस सवाल का जवाब कि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से क्यों समर्थन दिया, यह कांग्रेस की मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक? हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत ऐसा किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के महज 6 विधायक जीते, सभी मुस्लिम हैं। ऐसे में वो हिंदू डिप्टी सीएम नहीं बना पाती। इससे गलत संदेश जा सकता था क्योंकि सीएम मुस्लिम है। इस स्थिति में मुस्लिम सीएम और हिंदू डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था।
दूसरी बड़ी बात तो यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में 370 की वापसी का जिक्र है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है जहां बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस को घेर सकती है। ऐसे में कांग्रेस मान रही है कि बाहर से समर्थन देकर वो खुद को डिफेंड करने की स्थिति में है। वो ये कह सकती है कि हमारी राय उनसे जुदा है, अलग है, इसीलिए हम सरकार में शामिल नहीं हुए। मतलब 370 पर वो बीजेपी को मौका और मुद्दा देने का कोई भी चांस नहीं देना चाहती। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय नेताओं को भी संदेश दिया गया है। संदेश यह है कि खराब परिणाम आया तो जिम्मेदारी भी आपकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के इतिहास में कांग्रेस का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। हालांकि पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। अब एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना चुनावों के दौरान डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत चर्चा थी। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ की तस्वीरें काफी वायरल रही। कांग्रेस सरकार में भले ही शामिल ना हो, लेकिन शपथ ग्रहण में पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोनों इस शपथ समारोह में मौजूद थे। शपथ वाले फ्रेम में गांधी परिवार प्रमुख रहा। मुफ्ती परिवार से महबूबा मुफ्ती मौजूद रही, तो डीएमके से करुणानिधि की बेटी कानी मोड़ी भी शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी न्योता मिला था, लेकिन वो दोनों नहीं पहुंचे। वैसे इंडिया गठबंधन के कई नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कुल मिलाकर शपथ की तस्वीरें काफी ट्रेंड कर रही हैं। इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जम्मू कश्मीर के नए सीएम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं शपथ लेने के बाद अपने पहले फैसले के रूप में उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर में सीएम के लिए कोई वीआईपी रूट नहीं लगेगा, ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ इस्टेब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। स्टेट यूटी जब दी तो विकास किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी स्टेटहुड देने का वादा कर चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसको कहा है। जहां तक कांग्रेस है, ये एक बहाना मात्र है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री और फैसले लेंगे, लेकिन फैसले कौन ज्यादा लेगा ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भले ही चुनी हुई नई सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन अधिकारों के मामले में सीएम से ज्यादा शक्ति उपराज्यपाल के पास है। 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कार्यकारी अधिसूचना के जरिए संशोधन करके एलजी के प्रशासनिक अधिकार को बढ़ा दिया। नए नियमों के तहत अब अखिल भारतीय सेवा और नौकरशाही के कामकाज को लेकर एलजी का फैसला अंतिम होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो, लोक अभियोजन निदेशालय, जेल और जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लैब को भी एलजी के नियंत्रण में रखा गया है। एडवोकेट जनरल और दूसरे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों में भी अंतिम मंजूरी उपराज्यपाल की होगी। किसी अभियोजन को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या अपील दायर करने से पहले सरकार को एलजी की मंजूरी लेनी होगी। इन नियमों से साफ है कि भले ही उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बड़े फैसलों के लिए उन्हें बार बार उपराज्यपाल पर निर्भर रहना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में एलजी बनाम सरकार की टक्कर अक्सर देखने को मिलती थी, कहीं वैसी ही तस्वीर अब जम्मू कश्मीर से ना आने लगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला थोड़े अलग मिजाज के आदमी हैं। खैर,